12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से आह्वान है और उसके जो सचिव हैं कृष्ण नैन जी, वो मेरे साथ हैं। और कृष्ण नैन जी को सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा में महासचिव की जिम्मेवारी भी दी गई है। बातचीत करेंगे कि जो 12 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये हड़ताल क्या है और इसमें जो इन्होंने मुद्दे लिखे हुए हैं, ये मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे और ये कर्मचारियों के अलावा आम जनता को कैसे जोड़ते हैं, इस बारे में इनसे बातचीत रहेगी। तो कृष्ण जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का, आपके जन सरोकार के काम को सल्यूट करते हैं हम। ठीक लगे हो आप। कृष्ण जी, आपका भी स्वागत, आप दोनों का भी स्वागत। आप दोनों भी आए, मेरे ख्याल में आज जत्थे के रूप में ही घूम रहे थे आप। हाँ, जत्थे के रूप में घूम रहे थे। ये हड़ताल का होना एक बड़ा काम होता है। सबसे पहले तो ये बताइए, ये हड़ताल रहने वाली किस तरह की है? क्या करेंगे? बाजार बंद करवा देंगे, स्कूल बंद करवा देंगे, कॉलेज बंद करवा देंगे, क्या करने वाले हैं इस हड़ताल में? देखिए, हमारा आह्वान तो है भारत बंद का ही, उसमें सभी चीजें शामिल हैं और उसमें शामिल भी सब लोग हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं, छोटा दुकानदार भी है। जो भी कमा के खाता है, लूट के खाने वालों के खिलाफ उसकी ये हड़ताल है। उसमें आप राजसत्ता शब्द में सबको ले सकते हो। राजसत्ता में सिर्फ नेता नहीं होते, उसमें कारपोरेट, IAS लोग भी, जाति धर्म के ठेकेदार। यानी अगर मैं आपकी बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक करके बोलूं कि ये सिर्फ कर्मचारियों की हड़ताल नहीं मान रहे आप, इसको मजदूर, किसानों और आम जनता को इसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है, सबकी हड़ताल है। हाँ बिल्कुल, ये सबकी हड़ताल है। ये जनता की सेवा के लिए कुछ ले पाने की हड़ताल है, कारपोरेट को ना देने की। जनता का जनजीवन कैसे सुविधाजनक हो, उसके लिए हड़ताल है। अच्छा, ये मैं पढ़ रहा था इसके अंदर, एक बार इनको पढ़ भी देते हैं, फिर एक एक करके कृष्ण जी से बातचीत करेंगे कि निजीकरण, लेबर कोड्स के खिलाफ सार्वजनिक जन सेवाओं और जनतांत्रिक अधिकारों को बचाने का राष्ट्रव्यापी इनका आह्वान है, जिसमें जनसंख्या के अनुपात में पद सृजन करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, समान काम समान वेतन दो, ठेका प्रथा HKRLM खत्म करो, विभागों को प्राइवेट करना बंद करो, रिक्त पदों की भर्ती पक्की करो, पुराने श्रम कानून बहाल करो, आरक्षण लागू करने की गारंटी दो, लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रखो, जातीय धार्मिक नफरत बंद करो, संविधान सम्मत न्याय लागू करो। यानी आपने लास्ट में लिख दिया कि मांगे नहीं अधिकार है। तो आप इनको किस तरह से बातचीत करते हैं जब आप लोगों के बीच में जाते हैं कि मांगे नहीं, आपके अधिकार है, और अधिकार है तो मिल क्यों नहीं रहे? जी, जब हमारा देश आजाद हुआ जी, हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे, उन्होंने ये देखे थे कि जनता की सेवा के लिए कुछ महकमे बनाए जाएं। सवाल ये नहीं है कि हरियाणा में 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, चलो टीचर बना दो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हरियाणा की जनता को पढ़ाना है, ठीक है, जनता की सेवा करनी है, जनता को पढ़ाना है, सवाल ये है। और उस सवाल के लिए हम क्यों कह रहे हैं ये मांगनी अधिकार है? इस प्रदेश का भी और देश का भी खजाना भरता है मजदूर किसान जी। आपने आंकड़े भी देखे होंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनसे 19-20% ही खजाना भरता है, जो इनकम के बेस लगते हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सों से भरता है, या 12 चीजें ऐसी हैं जिन पे 200% तक टैक्स लेती है सरकार, 200% तक। पेट्रोलियम के सारे उत्पाद हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, मनोरंजन का सारा ये जो आपका सिस्टम भी है, ये 200% टैक्स पे चल रहा है। नशे के कारोबार हैं जो, वो इसके ऊपर भी 200% टैक्स है। हाँ, तो मतलब ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको GST बोल देते हैं हम, जो सब चीज पर्चे में शामिल है, वो जब हमने पर्चा छपवाया तो सरकार के खजाने में योगदान किया हमने। अच्छा, और हड़ताल की तो उसमें भी योगदान किया? बिल्कुल योगदान किया हमने। आप भी जब ये फोन चला रहे हो, डाटा यूज कर रहे हो, तो सरकार के खजाने में योगदान कर रहे हो। ठीक है। वो 2G स्पेक्ट्रम इसी का घोटाला था, आपको ध्यान आया हो? हाँ, जो इंटरनेट का जो मसला है। हाँ, इंटरनेट का जो मसला है। अगर इन सारे टैक्सों को जोड़ते हैं हम लमसम, ये कभी 45, कभी 46, कभी 47% टैक्स बैठता है। टोटल जब एक आदमी 100 रुपए खर्च करता है बाजार में, तो वो कभी थोड़ा फ्लेक्सिबल है, 45, 46% तक सरकार के खजाने में दे देता है। उसका अगला आंकड़ा आप सोच के डर सकते हो। जो सबसे गरीब लोग हैं वो 64% टैक्स देते हैं खजाने में जी। सबसे गरीब 50% लोग 64%
टैक्स देते हैं। जो सबसे अमीर 10% लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो 3% टैक्स देते हैं। ठीक है। हम ये अधिकार इसलिए कह रहे हैं कि जब खजाना गरीब मजदूर किसान भरता है तो फिर वो खजाना उस पर खर्चा क्यों ना जाए, इसलिए उसका अधिकार है ये। तो ये जो इतनी जो बातचीत हमें बता रहे हो, एक जटिल बातचीत लगती है समझने और समझाने में, क्योंकि एक मजदूर और एक किसान, एक कर्मचारी थोड़ा सा अलग हो गया, एक इंफ्लेक्शन में आ जाता है, मगर क्या उनको ये बातचीत आप समझा पाते हैं कि वो इस बात के लिए हड़ताल में शामिल हो? क्योंकि आम जनता के तो मुद्दे बेसिकली ये होते हैं कि महंगाई कम हो जाए और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाए। सर, जब हम कर्मचारियों से, मजदूरों से, किसानों से बात करते हैं ना, हाँ जी, उस पीरियड में वो इतनी अच्छी तरह से समझ जाते हैं इन मांग मुद्दों को, इस भाईचारे को, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस संविधान पे खतरे को। पर समस्या दूसरी है। ये जो डिवाइड एंड रूल और गोदी मीडिया है ना, उसकी जो बम्बार्डिंग है, हम तो कभी कभी मीटिंग कर पाते हैं, कभी बात रख पाते हैं, और उनकी 24 घंटे की है, तो वो उसको ना ढक देती है। समस्या ये है, हमारे समझाने में समस्या नहीं होती। यानी आप एक बार जाके समझा के आते, उसके इतने पोचे लग जाते हैं कि हाँ, फिर बंद हो जाता है। हाँ, आदमी फिर अपनी उस दिनचर्या में, बच्चों की पढ़ाई दवाइयों में इतनी इस तरह उलझ जाता है कि वो भूल जाता है, ख्याल नहीं रख पाता। तो एक बुद्धिजीवी के तौर पर आप लोग बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, इसका स्थायी हल क्या है कि ताकि जितनी भी बातें आप करते हैं जनता को लंबे समय तक उनके मस्तिष्क में रहें, उनके मेमोरी में रहें, और वो अपने हकों के लिए लड़ पाए, इसके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? बिल्कुल स्थायी हल किया था ना अपने आजादी के आंदोलन में शहीदों ने, कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी, जो इन टैक्सों को, व्यवस्था को जनता के भले के लिए प्रयोग करेगा। ठीक है। जो 1991 में एलपीजी की नीतियों, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां अपना के सरकार ने कह दिया था कि अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या कल्याणकारी राज्य नहीं रहे, अब हम पूंजीवादी राज्य हो गए, सिर्फ पूंजीपतियों के हित में काम करेंगे। स्थायी हल यही है कि आप उस पूंजीपतियों की प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की नीतियां छोड़ के कल्याणकारी राज्य की भूमिका में आ जाएं। एक ही स्थायी हल है, वो नीतियों को बदलना। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अपनी आपकी डिमांड है जनसंख्या के अनुपात में पद का सृजन करना, और ये जो डिमांड है दूसरी कि विभागों को प्राइवेट करना और ठेका प्रथा बंद करना, ये मैं तीनों अगर मांगों की बात करें, ये अलग अलग हो सकती हैं, मगर इनको इकट्ठा जोड़ें तो इकट्ठा ये बनता है कि लोग ये कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम तो करते नहीं, वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में जोड़ देते हैं, और जितनी तनख्वाहें उनको उतनी मिल रही हैं, इतनी तो प्राइवेट वाले को नहीं मिलती, फिर भी इनका पेट नहीं भरता, और ये उसके बाद हड़ताल कर देते हैं। तो ये जनता के बीच में जब जाते हैं, उनका सवाल आता है, और आता ही होगा, तो उसका क्या जवाब टटोलते हैं आप? बिल्कुल, ना तो ऐसा कि ये सवाल नहीं आता, और ना ये कि ये सवाल गलत है, लेकिन ये सवाल दिमागों में डाला कहां से जाता है, सवाल उसका है जिसने लूटना है। ये ठीक वैसी ही चीज है जैसी अभी इसमें ईरान में चल रहा है, जैसा अभी इराक में बदनाम करके घुस गए थे, इसी तरह से कर्मचारियों को बदनाम करके इस तरह से कि काम। सर, मेरी हिम्मत है क्या इस बेरोजगारी के दौर में मैं 1 मिनट लेट हो जाऊं और मैं 1 मिनट ईमानदारी से काम ना करूं? मेरी हिम्मत है क्या ये? अगर ऐसी छूट है भी तो कौन देता है? तो आपका कहने का मतलब है ये सिस्टम ही सरकारी कर्मचारी को अनुमति दे रहा है कि वो भ्रष्टाचार भी करे और वो लेट भी हो जाए और जनता से दुर्व्यवहार भी करे। उसको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इतने काम दे देते हैं कि मूल काम पे तो आ ही नहीं पाता है। जनता वास्तव में परेशान है। अब पहली मांग को देखो, जनसंख्या के अनुपात में। मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं वही उसी पे आना चाहता हूँ। अब 86 के बाद पद सृजित नहीं हुए सर। उस समय हमारे प्रदेश की जनसंख्या थी 1.25 करोड़। जी जी, ठीक है। सरकार ने खुद तय किया कि जनता की सेवा कैसे हो सकती है जब 800 लोगों पे एक पुलिस वाला हो, जब 400 की जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी हो, जब 25 प्राइमरी में 30 मिडिल में बच्चे हो तो उनके लिए एक टीचर हो। ये पैमाने हमने नहीं तय किए। मैं वही पूछ रहा था, पैमाने आए हुए हैं या? हाँ। नहीं, ये सरकार के ही पैमाने हैं। सरकार के पैमाने। ये सरकार के 400 लोगों पे एक सफाई कर्मचारी, 800 के ऊपर एक पुलिस कर्मी। अगर 400 लोगों पे एक सफाई कर्मचारी नहीं है, इसका मतलब शहर गांव साफ नहीं रह सकते, गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। ये सरकार मान रही है। ठीक है। जबकि उस हिसाब से देखें तो 12 लाख कर्मचारी बनते हैं सर हरियाणा में, जो कम है। 3 करोड़ की जनसंख्या है आज।
और पद सर्जित है 1.25 करोड़ वाले। तो 12 लाख कर्मचारियों के पद ही सर्जित नहीं है, 6 लाख पद सर्जित हैं, उसमें 2 लाख खाली पड़े हैं। अब 12 लाख वाला काम 4 लाख कर रहे हैं, एक आदमी पे 3 का काम है। क्या संभव है? देखो जनता ठीक गालियां दे रही है कि वो दफ्तर गई, काम हुआ नहीं, सीट पे आदमी नहीं बैठा, उस पे 3 का काम है, उसको तीसरा चौथा। वो तो जब दफ्तर जाके वापिस आ रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, जनसेवा प्रभावित हो रही है, वो तो सही गाली दे रहा है, वो गलत नहीं है। लेकिन उस कर्मचारी की क्या गलती है जिसको SIR में लगा दिया, कुत्ते गिनने में लगा दिया, वो क्या करेगा? तो आपकी तरह क्या हर कर्मचारी जनता को इस बात को समझा पाता है या आप ही समझा रहे हैं? भाई कोशिश करते हैं, पर फिर वही बात आ जाती है ना, जो बदनाम करने वाला सिस्टम है वो संसाधनों पे कब्जा किए है और वो कर जाता है। वो रोज अखबार, मीडिया या टेलीविजन के माध्यम से, नेट के माध्यम से, और उनकी रीच भी दूर तक है। अच्छा, मैं कहूंगा कि चलिए आपने ये बात तो कही, आप कर्मचारियों की बात भी समझ रहे हैं, जनता की बात भी समझ रहे हैं। दूसरा आपका जो दूसरी मांग है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। कई बार तो हमने ये देखा है रिपोर्टिंग करते वक्त और वैसे भी, जिन कर्मचारियों के आप साथ लड़ रहे होते हैं वही आपकी हड़ताल में शामिल नहीं होते। हाँ, कच्चे कर्मचारियों की आपने बात कही कि उनको पक्का करो, वही लोग आपकी हड़ताल में शामिल नहीं होते। क्या वो आपकी बात से सहमत नहीं है? नहीं सहमत, या आप उसको सहमत नहीं करवा पा रहे? वो सहमत होते हुए भी डरते हैं। समाज में डर का जो माहौल है उसको देखिए आप, कैसे समझेंगे? आजादी की लड़ाई में किसको फायदा नहीं था देश को आजाद होने में जी, उसके बावजूद 6% लोग शामिल थे। क्या 94% आजादी के खिलाफ थे? नहीं थे। उस 6% में भी लगभग 3% लोग अपने व्यक्तिगत हितों को लेके थे। मेरा राज चला गया है, मेरी पेंशन चली गई है, राजे रजवाड़ों का। 3% लोग ईमानदारी से आजादी के लिए लगे थे, जबकि सहमत 100% थे कि अंग्रेज चले जाए, आजाद हो जाए, कोई सुख का सांस आ जाए। कर्मचारी सारे सहमत है कि ये मांग पूरी हो, लेकिन उनको लगता है सरकार जिस तरह से विक्टिमाइजेशन करती है, 1-2 को चुन के कर देगी, डर सारे में। अब टवाणा में कल एक गोली चली, डर तो सारा व्यापारी वर्ग गया ना। अब कल दिल्ली का आंकड़ा है, आप ताजा 1 से 15 जनवरी तक का, कि रोज 54 लोग गायब हो रहे हैं। ये पुलिस रिपोर्ट है, थाना में जो रिपोर्ट हुई है, पुलिस ने ये आंकड़ा दिया, प्रतिदिन 54 लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली के। अच्छा जी। और कल गुड़िया ने DU में पढ़ती है भतीजी, उसने घर बताया कि हमारे कॉलेज की एक लड़की का अपहरण हो गया जी, और घर पे उसकी मम्मी या वो लोग डरे हुए हैं, कह रहे हैं रूम से बाहर नहीं निकलना है, रेल पकड़ के घर आ जाओ, ये तो कैसे होगा, कोई बात नहीं, पढ़ाई छूट जाएगी। ऐसे माहौल में हम आजाद भी हैं क्या? हमने इसलिए दाखिला दिलवाया था कि कुंडी लगा के कमरे में बैठ जाओ या घर आ जाओ। ये टवाणा की कल की घटना क्या कह रही है सर जी? तो मतलब इन चीजों को कैसे देखें, इस माहौल को? कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने को तैयार है, पर पर्सनल इश्यू इस तरह ले लेते हैं कि मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं ये जो कच्ची पक्की जैसी छोटी मोटी मिली है ये भी ना चली जाए, क्योंकि सरकार डराती भी है। ये जो आपके जो आगे वाली मांग है, समान काम समान वेतन, ये लंबे समय से हम इसको सुनते आ रहे हैं, यानी कि इस मांग का भी कोई हल नहीं हो रहा। और दूसरा, जहां आप सरकारी पदों का सृजन की बात कर रहे हैं, उसकी बजाय सारा ठेके प्रथा पे होना शुरू हो गया है। तो क्या कर्मचारी नेता जब हड़ताल होती है, हड़ताल का दबाव भी बनता है, क्या ये बात अच्छे ढंग से रख नहीं पाते, या आप जैसे लोग वहां होते नहीं बात को रखने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, रख पाते हैं। ये एक तो ये मांग हमारी नहीं है, ये आजादी के आंदोलन की मांग है। उसी पुलिस की पोस्ट पे जब भारतीय होता था तो 2 रुपए मिलते थे, अंग्रेज होता था तो 100 रुपए मिलते थे। काम एक था, पर वेतन समान नहीं था। जी। उन अंग्रेजों में इन अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। तो हम तो आज भी आजादी का आंदोलन ही लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कह दिया कि समान काम के लिए समान वेतन दो, लेकिन सरकार पे जू नहीं रह रही है। आप उदाहरण में इसको कैसे बता सकते हैं, क्या समान काम है और उसका समान वेतन नहीं दिया जा रहा? मेरे ही स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर गेस्ट टीचरों का 20, वो मेरे जैसा ही पढ़ाते हैं, मेरे जैसी क्लास लेते हैं, मेरे जैसा काम करते हैं, उनको आधी तनख्वाह देते हैं, कोई सिक्योरिटी भत्ते कुछ नहीं है, गेस्ट टीचर को नहीं देते। HKRN के टीचर हैं जो
चौथाई पेंशन पे पिटते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कुछ काम तो मेरा बराबर ही कर रहे हैं। वो कंप्यूटर टीचर हैं, लैब सहायक हैं हमारे बीच में, बीटी के टीचर आए हुए हैं, या HKRN के सब महकमों में कर्मचारी हैं, ठेके का जो सफाई कर्मचारी है नगर पालिका का, झाड़ू तो दोनों बराबर लगाते हैं। एक को 50,000 मिलते हैं और एक को 5,000 मिलते हैं, तो मतलब समान कहाँ हुआ, कम समान है। तो कहीं कृष्ण जी ऐसा ना हो जाए कि सरकार इसको भी घटा के कम कर दे, दोनों का समान वेतन कर दे, सरकार जैसे अभी पिछले दिनों से चल रहा है। देखो सरकार नहीं फिर तो ये हुआ ना कि इसका तो दूसरा ज्यादा ले रहा है, नहीं, उसका भी बराबर कर देना चाहिए। सरकार तो समान क्या जीरो करना चाहती है दोनों का। और सरकार ने तो एक बार नहीं, स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों बार बोला है कि अब सरकार जो है वो फैसिलिटेटर नहीं है, अब हम संसाधन तो उपलब्ध करवाएंगे पर देंगे नहीं, आपको खरीदने पड़ेंगे बाजार से जी। तो हम तो किसी को कुछ नहीं देंगे। हम ये कह रहे हैं अगर किसी को कुछ देना ही नहीं है, ये 40% टैक्स किस लिए ले रहे हो? फिर अगर हमने बाजार में ही पे करना है तो फिर ये टैक्स किस लिए है? यानी मूलतः अपना जो सारा दामोदार है वो इस बात पे है कि अगर हमें बाजार से चीज खरीदनी पड़ रही है तो हम सरकार को टैक्स क्यों दें? हम टैक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें सुविधाएं मिले, ऐसा ही है। जन कल्याणकारी राज्य में यही था कि मैं सड़क नहीं बना सकता मेरे गांव तक की, मैं स्कूल अस्पताल नहीं बना सकता मेरे परिवार के लिए, तो चलो भाई एक खजाने में पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके लिए सबके लिए साझी सुविधाएं करेंगे। टैक्स इसीलिए होता है, टैक्स बुरा नहीं होता, लेकिन टैक्स ले किससे रहे हैं और खर्च किस पे रहे हैं, सवाल उसका है। ये जो कच्चे कर्मचारी हैं या जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो किसान, टैक्स वो पे कर रहे हैं और उसका भुगतान अमीर लोगों को, अडानी अंबानियों को, उनको हो रहा है। दिक्कत तो वहां है। अच्छा एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, कई बार कई लोगों को ये लगता है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी पदों को बढ़ाने में और सरकार के ही कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो प्राइवेट लोग हैं अब उनको तो तनख्वाहें कम मिल रही हैं। सरकारी स्कूल में आप अध्यापक हैं, आपका ही उदाहरण ले लेते हैं, ये अपने सरकारी विभाग में है और इसी तरह से प्राइवेट विभाग है, तो सरकारी स्कूल के अध्यापक को कम तनख्वाहें मिलती हैं, भत्ते नहीं मिलते, आपको तो मिल रहे हैं, आप तो अपने लिए लड़ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी जगह प्राइवेट वाला कई बार कहता है इन डिस्कशन की हमें लगा दो यार, हम ही पढ़ा लेंगे, तो संतुष्ट नहीं है अपनी बात से, जबकि हम तो संतुष्ट हैं। आप ये आपके सामने मांग पत्र रखा है, एक मांग बताओ जिसमें लिखा है हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, एक मांग बताओ आप इसमें। हम न्याय मांग रहे हैं सर। तो न्याय में तो तनख्वाहें बढ़ाते हो नहीं हमेशा सर, अब जो संविधान ने लिख दिया तो आप ये कह दो कि संविधान गलत है कि लोकतांत्रिक न्याय नहीं मिलना चाहिए, मजदूर को उसका वेतन नहीं मिलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब प्राइवेट के लिए क्या है आपके पास? प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए सर। एक बात, एक मोटी बात, एक बात बता सकता हूं मैं, प्राइवेट कोई भी अस्पताल, स्कूल, आपने ना परचून की दुकान करनी है, क्या चर्चा होती है आपके घर? पहले ये बता दो, ये चर्चा होती है क्या कि टुहाना के इस मोहल्ले के लोगों को चीनी लेने में बड़ी समस्या है, भाई बड़े दुखी हैं, बड़े दूर से लाते हैं, चलो मैं चीनी उपलब्ध, क्या ये चर्चा होती है? क्या चर्चा होती है? फिर पहले किस कारोबार में प्रॉफिट लक्ष्य क्या है प्राइवेट प्रॉफिट, और सरकारी डिपार्टमेंट का लक्ष्य क्या है? जन कल्याण, क्या पहुंचाया जाए, क्या जरूरत है, जनता की जरूरतें क्या हैं, जनता का भला किसमें होगा। तो ये जो मूल डिफरेंस है, हम ये कह रहे हैं सारे प्राइवेट स्कूलों को, सारे प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी करके पक्का कर्मचारी बना दो और जनता की सुविधा के लिए बना दो। बिल्कुल कृष्ण जी, मैं इसी बात पे आ रहा था हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि जो इस तरह के संगठन है, सर्व कर्मचारी संघ जैसे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी, इनका ये मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने प्राइवेट लोग ये सोचते हैं कि ये एक अलग है, तो इनका ये कहना है कि हम तो प्राइवेट चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सब का सब सरकारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जहां बात आती है वेजेस की, तो इनके अंदर इन्होंने मांग और रखी हुई है, दो तरह की मांग है कि पुराने श्रम कानून लागू किए जाए और दूसरा जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल करें। इसके बारे में भी इनसे हम जानते हैं कि इससे आप क्या कहना चाहते हैं इस मांगों से? सर, ये प्राकृतिक न्याय की आवाज को लेते हुए अंग्रेजों के टाइम से पहली हड़ताल कहें तो लाला लाजपत राय ने जो एक तक की यूनियन बनाई थी, उसमें 26 में हड़ताल हुई थी, 1926 में अंग्रेजों के टाइम। तब प्राकृतिक न्याय की आवाज को लेते हुए तब से श्रम कानून बनने लगे कि एक श्रमिक को मिनिमम इतनी सुरक्षा, इतने उसके शरीर को बचाने के लिए जो टूल्स हैं और इतनी वेजेस तो हो। हम उन श्रम कानूनों को बहाल करने की बात करें जो अंग्रेजों के टाइम बहाल थे।
1926 में जो बहाल 26 से जो बहाल थे। अब इन्होंने क्या किया, पहले हम क्या कहते थे भाई मिनिमम इतना वेज नहीं होगा तो को संविधान की धाराओं के अनुसार आप कोर्ट में जाके ले सकते हो, आप आवाज उठा सकते हो। अगर किसी का कोई जातिगत कोई आरक्षण लागू नहीं होता, बहुत जगह 9% सीटें खाली हैं 20 में से एससी की, तो आरक्षण की अभी भी खाली है, अभी भी खाली है। हालांकि ये आपस में तो लड़ा देते हैं आरक्षण वालों को, ताकि उस 9% खाली पे बात ना आए, भाई वो भरनी है, वो एससी को लड़ा दो, बीसी को लड़ा दो। लेकिन बीसी एससी का जो कोटा खाली पड़ा है, जो बैकलॉग खाली पड़ा है, उसको भरने, हम कह रहे हैं उसकी स्पेशल भर्ती करो आप, अब सिर्फ एससी की निकालो। उसको क्यों नहीं भरते, क्या मंशा है? मनसा साफ है, जितने कर्मचारी कम होंगे और उन पहले से मतलब तीसरे हिस्से के कर्मचारी हैं और उनके ऊपर उनके काम के अलावा बाकी काम है, जनता गाड़ देगी, उसका काम नहीं बनेगा, गाड़ी देगी। तो फिर ये कह के कि सरकारी विभाग तो सफेद हाथी हैं, इनको ताला लगा देते हैं, इनको बंद कर देते हैं, प्राइवेट कर सरकार देते हैं। इसका कारण क्या कहती है? बैकलॉग क्या इस वजह से नहीं भरे जा रहे क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है आरक्षण वाले लोगों की? सर अगर ये बात आपकी मैं मान भी लूं तो ये योग्यता किसने पैदा करनी थी? किसके स्कूलों में पढ़े हो, किसके कॉलेजों में पढ़े हो, किसकी आईआईटीज में पढ़े हो, किसकी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हो? तो ये इसका मतलब यूनिवर्सिटीज फेल है, स्कूल कॉलेज फेल है, आपकी आईआईटीज आपके आईआईएम फेल है ना। विद्यार्थी कोई बच्चा कैसे फेल? स्कूल असफल हो सकता है सर, बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आजकल ये मुद्दा चल भी रहा है, धार्मिक जातीय नफरत जो आपने इसमें लिखा है बंद करो, और पिछले समय में ये मुद्दा इतना हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। तो ये बातचीत क्या समझाई जा सकती है आज के वातावरण में, जहां एक सीमा से दूसरी सीमा में लड़ाई हो जाती है? हरियाणा पंजाब इस बात के लड़ पड़ते हैं कि पानी दिया जाए कि ना दिया जाए, कास्ट की लड़ाई हो जाती है, कास्ट के बाद गोत्र की लड़ाई हो जाती है। वहां आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्या समझ पाते हैं लोग? क्या आप समझा पाते हैं धार्मिक? देखो हम समझा पाते हैं या नहीं, लोग समझ पाते हैं या नहीं, ये सवाल को अगर हम छोड़ भी दें, आज समझ लो 10 साल में समझ लो 100 साल में समझ लो, समझनी तो यही पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि जो जनता के लोकतांत्रिक अधिकार है, उन अधिकारों पे बात ना करके, वो 9% आरक्षित वर्ग की सीटें ना भर के 2 लाख खाली पदों पे बेरोजगारों को रोजगार देने का मसला ना बन जाए, इसको जात में, गोत में, धर्म में उलझा दो, प्रवासी मजदूर में उलझा दो, और हरियाणा वालों को ये बता दो कि आपके रोजगार तो बिहार वाले खा गए, अमेरिका वालों में ये नफरत फैला दो कि आपके रोजगार तो दक्षिण एशिया के लोग खा गए, भारत वाले खा गए, जबकि वो देना किसी को कुछ नहीं चाहते। दक्षिण भारत वालों को कह दो उत्तर भारत वाले खा गए। ये प्रवासी श्रम के साथ लड़ाई जो करवाई जाती है, धर्म के नाम की जो लड़ाई है, जात गोत के क्षेत्र भाषा लिंग की जो लड़ाई है, असल में ये लड़ाई न्याय के सवाल से भटकाने की लड़ाई है। और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जब ये चले जाते हैं ना, आज क्षत्रियों का सम्मेलन है, ब्राह्मणों का सम्मेलन है, फलानी ये खाद पानी जो दे रहे हैं ना उस नफरत को, ये वहां जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि जो जनता के मुद्दे हैं, जन सेवा के, जन कल्याण के, उससे मुद्दा भटका के आप दुखी इसलिए नहीं हो कि सरकार ने फसल नहीं खरीदी, रोजगार खत्म कर दिया, नौकरी नहीं दी, महकमे खत्म कर दिए। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि मुसलमानों ने दुखी कर रखा है, आप दुखी इसलिए हो क्योंकि बिहार वालों ने दुखी कर रखा है, आप दुखी इसलिए हो कि सिखों ने तंग कर रखा है या फलानी जाति गोत ने तंग कर रखा है। महिला को पुरुष ने तंग कर दिया, पुरुष को महिला ने तंग कर दिया, इस जात को उस जात ने वो भटकाने का मसला है, वो मसला नहीं है, वो मसला बनाया जाता है। मैं देख रहा हूँ एक सवाल अंत दौर में जो पहुंचते हैं हम इसके, कि आप लगातार जो श्रम कर्मचारी संघ है, अखिल भारतीय जो सरकारी कर्मचारी संघ, ये लगातार हर साल तकरीबन एक बार हड़ताल होती है, इस तरह की राज्यव्यापी राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है। कितना प्रभाव इसका देख पाए हैं? और जो एक बात कही जाती है कि प्रचार के बाद मुख्य काम होता है कंसोलिडेशन का, इकट्ठा करने का, कितना कर पाए हैं पिछले वर्षों में? सर पहली बात तो ये हड़तालें शुरू कहाँ हुई? जब मैं कह रहा हूँ 1991 में प्राइवेटाइजेशन की नीतियां लेके आए, पेंशन प्राइवेट कर दी, उस समय ये हड़ताल शुरू हुई अखिल भारतीय। ये 24वीं हड़ताल है, ठीक है, 24वीं हड़ताल है। इन नीतियों के आने के बाद जब सरकार ने कहा कि हम जन कल्याणकारी राज्य नहीं रहे, अब हम पूंजीपतियों के हित का राज्य हो गए हैं, उनके लिए उनकी सेवा करेंगे, प्राइवेट की सेवा करेंगे।
अब जहां तक बात है, ये तो उन्होंने 25 जुलाई 1991 को लिख दिया था बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, जिसको डंकल प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं हम, कि हम किसी भी तरह का जनसेवा का महकमा, कर्मचारी कुछ नहीं रखेंगे जी। ये 24 हड़तालें ही हैं जो साल 2 साल 6 महीने जब भी आए, जिसके बावजूद 35 साल बाद भी आधा अधूरा सही ये महकमे जनसेवा के जनता को रोडवेज की बसें मिल पा रही हैं, रेल मिल पा, हालांकि उनके अडानी लिखा जाने लग गया, लेकिन फिर भी अगर 35 साल तक बचा के रखी हैं तो इन्हीं हड़तालों, इन्हीं आंदोलनों की वजह से बची हुई हैं। कंसोलिडेशन करते हैं हम, वो नफरतों को अगर कम कर लेना आप किसी तरह, तो ये तो 11 बजे तक जीत जाएंगे सारा का सारा आंदोलन। दिक्कत कहीं और अटकी हुई है, वो कृपा कहीं और अटकी हुई है। कृपा आंदोलन में, आंदोलन के कंसोलिडेशन में, या मजदूर किसान कर्मचारियों को समझाने में, या उनके भाईचारे में नहीं है। समस्या दूसरी जगह है। हाँ, ये अलग बात है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में समस्या को कोई और खड़ा दिखा पाते हैं। ठीक है, तो अभी कितने पूरे हरियाणा में इसका प्रचार आप लोगों की जिम्मेवारी है, थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह से प्रचार चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और 12 तारीख को आपकी हड़ताल का स्वरूप क्या रहेगा? सर, हम 7 जत्थे चला रहा है सर्व कर्मचारी संघ, मैं भी एक जत्थे के तहत ही बीच में आपके बीच पड़ाव है। तो सभी जिलों के सभी विभागों में हम जा रहे हैं। हम मजदूर संगठन और एसकेएम के साथी भी आज हमारे साथ थे, मजदूरों के साथी भी, उन सब को जोड़ रहे हैं कि कमा के खाने वाले एक वर्ग के लोग हैं, उन सब का ये 5-1% लूट के खाने वाले लोगों से लड़ाई है ये। जी। तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जत्थे जा रहे हैं, लोगों में बड़ा हौसला है। आज तक की तैयारी जब हम 5 तारीख में बैठे हैं, हमें ये आइडिया है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे। वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, वो उनको बदलाने के लिए इस हड़तालों में शामिल होंगे। 25 तारीख, ये 12 फरवरी को क्या स्वरूप रहेगा? रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगी जैसे आमतौर पे होता है, और कैसे चलेगी थोड़ा सा बता दें। हाँ, इसके बारे में। ये बिल्कुल 12 फरवरी का मतलब 12 फरवरी, जब से 12 फरवरी शुरू और जब तक 12 फरवरी चलेगी, तो हम सारे जो मजदूर किसान हैं उनको कहीं दर्ज तो करवानी नहीं होती, उनको तो दर्ज करवानी है सड़कों पे आंदोलन करने, प्रदर्शन में। इनके नोटिस हम सरकार को 19 जनवरी को भेज चुके हैं कि 12 फरवरी की हम हड़ताल करें। कर्मचारी अपने अपने अटेंडेंस के कॉलमों में हड़ताल भरेंगे, अपने अधिकारियों को सूचना देंगे, और फिर शहरों में ब्लॉक लेवल पे इकट्ठे होके वो बाजार को, जनता को बताएंगे कि क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। हम प्रदर्शन करेंगे शहरों में उस दिन, सभी ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, किसान, मजदूर, कर्मचारी सब मिलकर। कितने करोड़ बताया आपने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? 25 से 30 करोड़ लोग आज तक की तैयारियों पे कह सकते हैं। 30 करोड़। कृष्ण नैन जी हैं, इनके साथ इनके मित्र हैं, और इन्होंने बताया कि 25 से 30 करोड़ जो हैं लोग, जो भारत के नागरिक हैं, वो इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 12 फरवरी की, और इसको लेकर इनका मुख्य मकसद जो है वो है विचार को समझाना, ताकि नागरिक को नागरिक के मूल्य और उनके अधिकारों के बारे में पता लगे, और सरकार को ये बात समझाना कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता, सरकार का काम होता है कल्याण का, और वो कल्याणकारी चीजों को बता पाए। इन्होंने अंग्रेज उनके वक्त से लेकर आज तक की घटनाओं के उदाहरण भी दिए। आप इसको किसके बारे में क्या सोचते हैं, और 12 फरवरी को आप क्या समर्थन करने वाले हैं, या कर्मचारियों की इस बात को नहीं मानते, कर्मचारियों की, गलत कह रहा हूं, की मांगों को नहीं मानते, तो इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कृष्ण नैन जी हमारे साथ हैं, पहले भी आते रहते हैं, आज भी आए, तो आज इनका शुक्रिया, इनके मित्रों का भी शुक्रिया। धन्यवाद।